Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में रहने वाला है जिसके क्वेश्चन आपसे मोस्ट कॉमनली टीचिंग एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दें, चाहे डिफरेंट स्टेट्स के टेट एग्ज़ाम दें, चाहे DSSB, KVS, NVS या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, एक कॉग्निटिविस्ट थे, जिनके बारे में आज हम इस पूरी वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस मूव ऑन टू अवर टुडेज टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन जीन पियाजे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे 1896 में। स्विस साइकोलॉजिस्ट से आप समझ रहे होंगे कि वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बिकॉज ही गिव हिज थियोरी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी जो थी वो चाइल्ड डेवलपमेंट पर दी थी। Jean Piaget was the first person that started his experiments upon human. Earlier only animals were used for experiments. जीन पियाजे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे ह्यूमंस पर यानी कि इंसानों पर स्टार्ट किए थे। इससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे आज तक किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने किए हो, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर किए गए थे। जैसे कि थॉर्नडाइक ने एनिमल्स पे किए थे, स्किनर ने, पैवलोव ने, या इनके अलावा जितने भी फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे किए थे। पर जीन पियाजे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमंस पर अपना जो था एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए थे, और उसी के आधार पे इन्होंने अपनी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की फेमस थ्योरी थी वो दी थी। अगली इंपॉर्टेंट बात, पियाजे डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेरिडिटी एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो रिगार्डेड एज इनेटिस्ट। दोस्तों, पियाजे को इनेटिस्ट भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि पियाजे ने हेरिडिटी का यानी कि जीन्स का, आनुवांशिकता का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल बताया है बच्चे के डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी है वो दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे ने अपनी थ्योरी जो है वो दी है। He wisely described the causes of cognitive development and major features of each stage under cognitive development. दोस्तों, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉजेज बताए हैं कि किन किन कारणों से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो पाता है, और अलग अलग स्टेजेस में पियाजे ने बच्चे की डेवलपमेंट को बांटा है, और हर स्टेज में बच्चा कौन कौन से फीचर्स शो करता है इसके बारे में पियाजे ने डिस्क्राइब करा है अपनी थियोरी में। पियाजे जो हैं बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं। पियाजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि पियाजे को ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं अलग अलग स्टेजेस में अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर खुद जो है डेवलप करते हैं। तो इनके बारे में दोस्तों अपनी वीडियो में पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे ऐसा मानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसके मुख्य कारण क्या है, हेरिडिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि पियाजे को ऐसा लगता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बेस होती है उसकी हेरिडिटी पे, उसकी आनुवांशिकता पे, उन सारे जीन्स पर जो उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कोज कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पियाजे जो मानते हैं वो होती है बच्चे की एज। बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में मूव ऑन करता रहता है, वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बढ़ता रहता है, और ज़्यादा बच्चे का जो कॉग्निटिव लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है। साथ ही साथ पियाजे कहते हैं कि सोशल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। हर एक स्टेज में बच्चे को जिस तरह के सोशल एक्सपीरियंस मिलते हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट वैसा ही हो जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉजेज दोस्तों आपने भी अच्छे से याद रखनी है, जो कि पियाजे मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम।
अब कुछ की टर्म्स जो दोस्तों पियाजे ने अपनी थ्योरी में जिनके बारे में बात की है, वो की टर्म्स जो आपने याद रखनी है, जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला जो की टर्म है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है दोस्तों? फिक्स्ड पैकेट ऑफ नॉलेज स्टोर्ड इन चाइल्ड्स मेमोरी। यानी कि दोस्तों नॉलेज, वो वाली नॉलेज जो बच्चे को जिसके बारे में पहले से ही जानकारी है, ऐसी नॉलेज जो बच्चे के ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है, वो कहलाता है बच्चे का स्कीमा। जैसे कि बच्चे को पता है कि ये उसकी मदर है, ये उसके फादर है, ये उसकी फैमिली है, ये उसका घर है। तो ये सारी जो नॉलेज जो बच्चे को पता है जिसके बारे में, जो उसकी मेमोरी में स्टोर है, वो कहलाती है बच्चे का स्कीमा। अगला इंपॉर्टेंट जो की टर्म आता है दोस्तों वो होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है दोस्तों? एडिंग न्यू नॉलेज इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। यानी बच्चे को किसी चीज के बारे में जानकारी है, बच्चा उसी जानकारी के अंदर कुछ और न्यू नॉलेज अगर ऐड कर लेता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। जैसे कि बच्चे को अभी तक पता था कि 4 लेग्स वाले एनिमल्स होते हैं डॉग्स एंड कैट्स, पर बच्चा किसी दिन जू गया, जू जाकर बच्चे ने देखा कि एलिफेंट की भी 4 लेग्स होती हैं, टाइगर की भी, लायन की भी, और भी ऐसे कई सारे जानवर होते हैं जिनकी 4 लेग्स होती हैं। मतलब कि बच्चे ने जो ऑलरेडी उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उसके अंदर कुछ न्यू नॉलेज को ऐड किया, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। अगला जो की टर्म है दोस्तों वो होता है एकोमोडेशन। मॉडिफाइंग द इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इन द स्कीमा। तो दोस्तों बच्चे के ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन, जो स्कीमा बना हुआ है, उसको मॉडिफाई करना, उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना, कुछ ना कुछ बदलाव करना, जो है वो कहलाता है एकोमोडेशन। जैसे कि बच्चे को इस बात का पता है कि ह्यूमंस जो है, जो इंसान लोग होते हैं, वो खाना खाते हैं। चाहे बच्चे को उसके पीछे का लॉजिक ना पता हो, पर बच्चे को इतना पता है कि इंसान जो है खाना खाते हैं, इंसान जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। पर बच्चे को किसी दिन ये बात पता चली कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स भी अपना खाना खाते हैं, प्लांट्स को भी खाने की जरूरत होती है। तो जब बच्चे को ये बात पता चली तो बच्चे ने अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया, बदलाव किया। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा दोस्तों एकोमोडेशन। यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करना, परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन करना कहलाता है एकोमोडेशन। अगली जो चीज है दोस्तों वो है हमारी इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन दोस्तों एक प्रोसेस होता है अननोन से नोन की तरफ जाना। यानी बच्चे को किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, वहां से लेकर जिस चीज, उस चीज के बारे में जानकारी हो जाने के प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों इक्विलिब्रेशन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। यानी कि बच्चे के दिमाग में पहले एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। यानी कि वो चीज जब बच्चा दुविधा में होता है, जिस चीज के बारे में बच्चे को पता नहीं होता, जब डिसइक्विलिब्रियम से बच्चा इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, वो प्रोसेस हमारा इक्विलिब्रेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो ग्रीन ही कलर की होती हैं, बच्चे को ऐसा लगता है। पर किसी दिन बच्चे ने कोई ऐसा प्लांट देखा जिसकी लीव्स कोई डिफरेंट कलर की हैं। तब बच्चे को पता चला कि जो लीव्स हैं वो कुछ अलग कलर की भी होती है। यानी कि डिसइक्विलिब्रियम से वो इक्विलिब्रियम की तरफ गया। ये जो प्रोसेस था अननोन से नोन की तरफ जाने का, इसको कहा जाता है दोस्तों इक्विलिब्रेशन। आई होप आपको ये कुछ की टर्म्स जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो है कि पियाजे ने अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट थियरी को 4 स्टेजेस में बांटा था। वो कौन कौन सी थियरी थी दोस्तों? सबसे पहले हमारी जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स तक होती है। सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक होती है। थर्ड जो स्टेज होती है दोस्तों वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स तक होती है। फोर्थ जो स्टेज होती है दोस्तों वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 to 15 ईयर्स तक होती है। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम आगे वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। आगे पियाजे क्या कहते हैं? ही डिस्क्राइब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय द चाइल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस विच लीड टू देयर डेवलपमेंट इन डिफरेंट डोमेन्स। पियाजे ने जितनी भी स्टेजेस दी हैं, उन्होंने इसके अंदर अलग अलग फीचर्स बताए हैं जो बच्चा शो करता है अलग अलग स्टेजेस में, जिसकी वजह से बच्चे की जो डेवलपमेंट है अलग अलग डोमेन्स में हो पाती है। तो इसके बारे में दोस्तों अब चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है दोस्तों वो होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज।
यानी कि वो स्टेज जहाँ पर बच्चा अपनी सेंसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, जहाँ पर सेंसेस जो हैं वही बच्चे के रियल टीचर्स होते हैं, बच्चे को सिखाने वाले होते हैं, वो स्टेज कहलाती है सेंसरी मोटर स्टेज। तो दोस्तों ये ऐसी स्टेज है जब बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करके बहुत ज़्यादा जो अपना कॉग्निटिव लेवल है उसको डेवलप कर पाता है। दूसरा सेंसरी मोटर स्टेज का फीचर ये है दोस्तों, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे का इस स्टेज के अंदर। यानी कि बच्चे को पता है उसने कोई टॉय देख लिया, दूर से उसने कोई टॉय देख लिया जिससे वो खेलता है बच्चा। अब वो वहाँ से, जहाँ से दूरी से देख रहा है, वो वहाँ से चल पड़ेगा अपने उस टॉय को लेने के लिए। यानी कि उसने गोल डायरेक्टेड एक बिहेवियर बना लिया। अब वो उस टॉय को जब तक हासिल नहीं कर लेता, उससे खेलने नहीं लग जाता, तब तक वो अपनी पूरी यानी मेहनत करता रहेगा ताकि वो उस टॉय को ग्रैब कर ले, उस टॉय को पकड़ सके और उससे खेल सके। तो ये था गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगली चीज़ है दोस्तों इमिटेशन। बच्चा जो है इस उम्र में, इस स्टेज में इमिटेट बहुत ज़्यादा करता है, नकल बहुत ज़्यादा करता है। जैसा वो अपने आस-पास के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखेगा, बच्चा भी जो है उसी तरीके की हरकतें करना लगेगा। तो इसको कहा जाता है दोस्तों इमिटेशन। इमिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई है पियाजे ने। अगला जो फीचर होता है दोस्तों सेंसरी मोटर स्टेज में, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि इसको भी हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से। बच्चे का कोई टॉय है, आज बच्चे के सामने नहीं है, तो हमने उसको बच्चे के सामने से हटा लिया उस टॉय को, पर बच्चे को पता है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। वो अभी चाहे बच्चे के सामने नहीं है, पर वो चीज़ है, वो कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करती है। बच्चे को उसके बारे में जानकारी है कि मैं उससे खेलता था। तो इसको कहा जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस। आई होप दोस्तों आपको सेंसरी मोटर चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल। दोस्तों प्री ऑपरेशनल का पहले अर्थ समझिए। प्री का मतलब होता है पहले, पूर्व। ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिक। यानी कि लॉजिक डेवलप होने से पहले वाली जो उम्र होती है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में सबसे पहला जो फीचर बच्चा शो करता है वो कहलाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बच्चा किसी बॉक्स से टकरा गया या किसी वॉल से टकरा गया और बच्चे को चोट लग गई, या किसी भी चीज़ से बच्चा टकरा गया, बच्चे को हार्म पहुंचा, चोट लग गई बच्चे को, तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पर जब उसके पेरेंट्स आते हैं, उस नॉन लिविंग थिंग को थोड़ा सा पीटते हैं, थोड़ा मारते हैं, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि जितनी दर्द मेरे को हुई है उतनी ही इस नॉन लिविंग थिंग को भी हुई होगी। बच्चे को इस बात का नहीं पता कि वो चीज़ जो है नॉन लिविंग थिंग है, पर बच्चे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ भी उतनी ही दर्द, उतनी पेन फ़ील कर रही है जितना कि मैं फ़ील कर रहा हूँ, और बच्चा शांत हो जाता है अल्टीमेटली। तो इसको कहा जाता है दोस्तों एनिमिज़्म। अगला जो फीचर शो करता है बच्चा इस स्टेज में वो होता है इर्रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। दोस्तों इर्रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, इसको पियाजे ने अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। पियाजे ने एक दिन क्या करा था, पियाजे का जो बेटा था वो स्कूल जाता था, और पियाजे ने एक दिन उसकी बस मिस करवा दी और पियाजे उसे अपने साथ पैदल लेके गए। और पियाजे ने जब उसे स्कूल ड्रॉप किया तो उसको बोला कि अब तो भाई तुमने यानी कि रास्ता देख लिया कि स्कूल कैसे जाना है, क्या-क्या रास्ते से तुमने आना है। तो अब तुम क्या करना, आते समय अकेले आ जाना। तो बच्चे ने वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स दिया, बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे जानने, यहाँ तक आने का तो रास्ता पता चल गया, यानी कि घर से स्कूल तक आने का तो रास्ता पता चल गया, पर मुझे अपने स्कूल से अपने घर तक का रास्ता नहीं पता चला। यानी कि इर्रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट इसे ही कहते हैं दोस्तों। जब बच्चा अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता, वो कहलाता है हमारा इर्रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। अगला जो फीचर शो करता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो होता है ईगो सेंट्रिज्म। यानी कि बच्चे को ऐसा लगता है जो चीज मुझे पसंद है, जो चीज मेरे लिए फायदेमंद है, वो चीज सबको पसंद होगी, वही चीज सबके लिए ही फायदेमंद होगी। बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। तो पियाजे ने ईगो सेंट्रिज्म के बारे में बात की है। इसी के साथ नेक्स्ट फीचर जो बच्चा शो करता है वो होता है सेंट्रेशन ऑफ थॉट। बच्चा किसी भी चीज के सिर्फ एक ही पहलू पर अपनी नजर रखता है। इसको हम लैक ऑफ कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 2 ग्लासेस में बराबर मात्रा में जूस लिया। एक ग्लास जो है थोड़ा-सा ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है, और एक ग्लास जो है पतला है। अब पतले वाले ग्लास में आपको जूस, दोनों ग्लासेस में वैसे तो मात्रा सेम है, पर पतले वाले ग्लास में जूस जो है थोड़ा ऊपर तक आ रहा होगा ग्लास में, और चौड़े वाले ग्लास में इतना ऊपर तक नहीं आ रहा होगा। तो बच्चे से जब हम पूछेंगे कि किस ग्लास में जूस ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा कि पतले वाले ग्लास में जूस ज़्यादा है। हालाँकि दोनों में जूस की मात्रा जो थी, क्वांटिटी जो थी वो सेम थी।
पर बच्चा जो है वो केवल चीज के एक ही पहलू पर, उसकी हाइट पर फोकस कर रहा है। इसी को दोस्तों कहा जाता है सेंट्रेशन ऑफ थॉट या लैक ऑफ कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे। जो नेक्स्ट स्टेज होती है दोस्तों वो होती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि अब बच्चे के अंदर लॉजिक डेवलप होने लगता है, पर उस लॉजिक को बच्चा सिर्फ उन्हीं चीजों पर अप्लाई कर पाएगा जो कि चीजें कंक्रीट हैं, जिन चीजों को बच्चा फील कर सकता है, टच कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। केवल उन्हीं चीजों पर बच्चा जो है अपने जो लॉजिक है वो अप्लाई कर सकता है। इसके यही वो स्टेज है जब बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग जो है वो प्रारंभ होने लग जाती है। इसी स्टेज में दोस्तों रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है। जैसे पिछली स्टेज में हमने पढ़ा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, कि बच्चे को अपने घर से स्कूल तक का तो रास्ता पता चल गया, पर अपने स्कूल से घर तक के जाने का रास्ता नहीं पता था, जिसे हम इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट वहां पे कह रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, बच्चे को अब जाने का भी रास्ता पता चल गया और आने का भी रास्ता पता चल गया। इसको हम कई सारी और कंडीशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट को। अगली चीज जो होती है दोस्तों वो होती है डिसेंट्रेशन या कंजर्वेशन ऑफ थॉट। अब बच्चा जो है चीज के केवल एक ही पहलू पर फोकस नहीं करता, वो अलग अलग पहलू पर फोकस करता है। अब इस स्टेज में आप बच्चे को 2 ग्लासेस दीजिए, उनके अंदर बराबर मात्रा में जूस डाल दीजिए। एक लंबा ग्लास है, एक ब्रॉड ग्लास है, जैसा कि हमने पिछली वाली स्टेज में ही पढ़ा था। अब बच्चे से जब आप पूछेंगे कि किस ग्लास में जूस ज्यादा है, तो बच्चा ये नहीं बोलेगा कि पतले वाले ग्लास में जूस ज्यादा है। अब बच्चा जो है फोकस कई सारी चीजों पर कर सकता है, अब वो एक ही चीज पर फोकस नहीं करता। तो अब बच्चा रिप्लाई करेगा कि दोनों ग्लासेस में जूस बराबर है, फर्क ये है कि एक ग्लास पतला है, एक ग्लास चौड़ा है। आई होप दोस्तों इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और क्या होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का लास्ट फीचर, क्लासिफिकेशन। बच्चा अलग अलग चीजों को उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के मुताबिक क्लासिफाई कर सकता है। मतलब कोई चीज रेड है, रेड चीजों को अलग समूह बांट दिया बच्चों ने, ब्लू चीजों का अलग समूह बांट दिया बच्चों ने, पतली चीजों का अलग समूह बांट दिया, मोटी चीजों का अलग समूह। यानी बच्चा क्लासिफाई कर पा रहा है, चीजों को बांट पा रहा है। तो क्लासिफिकेशन भी जो है दोस्तों वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है बिगन हो जाती है। सीरिएशन भी बच्चे की इसी स्टेज में डेवलप होती है। सीरिएशन का मतलब है बच्चा चीजों को सीरीज में लगा पाता है, यानी कि छोटा बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, या बड़ा छोटा, छोटा छोटा, इस तरह से बच्चे चीजों को सीरीज में लगा पाता है। तो सीरिएशन भी जो है इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज और जो लास्ट स्टेज पियाजे ने बात करी है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों वो स्टेज होती है जब बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है। अमूर्त चिंतन, यानी कि बच्चे के सामने जो चीजें उपलब्ध नहीं है, जो चीज बच्चों के सामने कंक्रीटली मौजूद नहीं है, जिनको बच्चा देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, उनके बारे में भी अब बच्चा सोच सकता है, क्योंकि बच्चे में इस स्टेज में आकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप होने लग जाती है। बच्चे के अंदर हाइपोथेटिक थिंकिंग भी डेवलप होने लग जाती है। बच्चा परिकल्पना कर पाता है इस स्टेज में। परिकल्पना का मतलब बच्चा अनुमान लगा पाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, चाहे उस चीज के बारे में उसे पता नहीं है, पर वो अनुमान लगा पाता है, हाइपोथेसिस क्रिएट कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइपोथेटिक थिंकिंग भी जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है। लास्ट चीज है एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं इस इजी लैंग्वेज में। यानी कि बच्चा जो है दोस्तों एडोलिसेंट बन रहा है, बच्चा जो है किशोर अवस्था की तरफ जा रहा है, बच्चा जवान हो रहा है। तो बच्चा जो है सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है अपने लुक्स के बारे में, कि मैं किस तरह का दिख रहा हूँ। मैं अपने क्लोथ्स के बारे में, बच्चा जो है अपने फैमिली के बारे में, वो चाहता है कि मैं जो है सबसे बाकी सबकी तरह ही दिखूं, मैं बाकी सबसे अलग ना दिखूं, जैसे बाकी सब रहते हैं मैं भी वैसे ही दिखूं। बच्चा कॉन्शियस हो जाता है अपने बारे में और अपने से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो ये था दोस्तों हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसी के साथ हमारी 4 स्टेजेस और जो भी पियाजे की थियरी थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप दोस्तों आपको पियाजे की जो थियरी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों धन्यवाद।